एक ड्रीम ट्रिप मतलब सपनों की यात्रा, ये विचार ही अपने आप में कितना रोमांचक है ना? बिल्कुल। एक ऐसा सफर जो सिर्फ जगह देखना नहीं होता बल्कि शायद खुद को एक नए सिरे से महसूस करने का मौका देता है। हाँ। आज हमारे पास जो स्रोत है वो इसी भावना को बहुत बहुत खूबसूरती से पकड़ता है। ये इन्फो लाइव ट्रैवल्स ब्लॉग का एक लेख है, यात्रा के रंग। और ये लेख सिर्फ एक ट्रैवलॉग नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी कहने की कला का एक बेहतरीन नमूना है, जो बड़ी चतुराई से एक अनुभव को बेचता है, बिना कुछ बेचे हुए। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हम इस लेख की परतों को खोलकर देखेंगे कि ये सिर्फ एक यात्रा का विवरण क्यों नहीं है। और ये भावनाओं को कैसे जगाता है। हाँ, और आखिर में एक ब्रांड के लिए ये क्यों इतना असरदार है। हम आरव और अनाया के सफर के जरिए देखेंगे कि कैसे शब्दों से एक अनुभव को जिंदा किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है इसकी भाषा। शुरू से ही हम्म। सूरज की पहली किरणें जब बादलों को सुनहरी चादर उड़ा रही थीं, ये ये कोई टूरिस्ट गाइड की भाषा तो नहीं है। नहीं, ये तो कविता जैसी है। हाँ, ये पहली ही लाइन से एक एक मूड सेट कर देती है। हाँ, और ये जानबूझकर किया गया है। लेखक तुरंत पाठक को मतलब रोजमर्रा की दुनिया से निकालकर एक सपनों जैसी दुनिया में ले जाना चाहता है। अच्छा। और ये सिर्फ शुरुआत में नहीं, पूरे लेख में है। जैसे जब वो शिमला पहुंचते हैं तो लेखक ये नहीं कहता कि शिमला ठंडा था। नहीं। वो लिखता है बर्फ से ढकी पहाड़ियां, चीड़ के पेड़ और हवा में घुली ठंडक, जैसे दिल को छूती संगीत की धुन। यहाँ तो देखने, सुनने और महसूस करने तीनों इंद्रियों को शामिल कर लिया है। ठीक यही इसे कहते हैं सेंसरी राइटिंग। इंद्रियों को जगाने वाला लेखन। बिल्कुल। जब आप पढ़ते हैं ब्यास नदी की कलकल ध्वनि या जलती आग और बाहर गिरती हल्की बर्फ की कल्पना करते हैं, तो आपका दिमाग सिर्फ शब्द नहीं पढ़ रहा होता, वो उस अनुभव को जीने लगता है। हाँ, वो पाठक और कहानी के बीच की दूरी को मिटा देता है। आप सिर्फ आरव और अनाया के बारे में पढ़ नहीं रहे होते, आप मानसिक रूप से उनके साथ उस ठंडी हवा को महसूस कर रहे होते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। तो ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि पाठक को उस माहौल में डुबो देना है। क्या यही वजह है कि ये इतना असरदार लगता है? बिल्कुल। जानकारी तो देखिए कोई भी दे सकता है ना? लेकिन एक अनुभव को महसूस करवाना, वो कहानी कहने की कला है। और ये लेख इसी कला का इस्तेमाल करता है। ताकि यात्रा सिर्फ कुछ जगहों का नाम ना रह जाए। हाँ, बल्कि एक गहरी, एक व्यक्तिगत भावना बन जाए। तो ये तो हुआ कि लेखक हमें उस दुनिया में ले कैसे जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सुंदर नजारों तक ही नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक पूरा भावनात्मक सफर भी चल रहा है। हाँ। और ये इस लेख का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। लेखक ने बहुत सोच समझकर एक इमोशनल आर्क बनाया है। एक भावनात्मक चाप। हाँ, ये यात्रा सिर्फ जगहों की नहीं, बल्कि भावनाओं के अलग अलग पड़ावों की है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। शुरुआत होती है शिमला से, जहां अनाया कहती है, ये हवा लगता है मेरे सारे तनाव उड़ाकर ले गई। तो पहला पड़ाव है तनाव से मुक्ति। सही पकड़ा, बिल्कुल। शिमला यहाँ एक थेरेपी या उपचार की तरह काम कर रहा है। अच्छा। ये शहरी जीवन की भागदौड़ से एक पलायन है, और ये पाठक की उस गहरी इच्छा को छूता है जो शांति और सुकून चाहती है। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। अगर सिर्फ तनाव मुक्ति की बात होती तो ये एक्सपायरेटरी जैसा लगता। फिर आता है मनाली और रोहतांग पास। यहाँ पर आरव कहता है कि नज़ारे बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसे हैं। अब ईमानदारी से कहूँ तो क्या ये थोड़ा क्लीशे या घिसा-पिटा नहीं लगता? ये तो हर कोई कहता है। लग सकता है, लेकिन यही लेखक की चतुराई है। कैसे? वो जानबूझकर एक आम उपमा का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ड्रीम ट्रिप का विचार ही अक्सर इन क्लीशेस पर बना होता है। अच्छा। लोग पहाड़ों में वही पोस्ट कार्ड वाली सुंदरता खोजने जाते हैं, जिसकी तस्वीरें उन्होंने देखी हैं। तो लेखक उस जानी पहचानी आदर्श छवि को बेच रहा है, जिसे लोग पहले से अपने मन में रखते हैं। मतलब वो उनकी कल्पना को सच साबित कर रहा है। हाँ, ये एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। लेकिन रोहतांग पास पर सिर्फ सुंदरता की बात नहीं होती, वहाँ कुछ और भी होता है। वहीं पर ये भावनात्मक सफर गहरा होता है। लेख में लिखा है, उन्हें महसूस हुआ कि दुनिया कितनी विशाल है और इंसान की इच्छाएं कितनी छोटी। ये दूसरा पड़ाव है, दार्शनिक चिंतन, फिलोसॉफिकल इंसाइट। बिल्कुल। यात्रा अब सिर्फ आराम और सुंदरता से आगे बढ़कर आपको एक नया नजरिया दे रही है। सही बात है। पहाड़ों की विशालता के सामने अपनी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली एहसास है। और फिर तीसरा पड़ाव आता है, कुल्लू का वो अनजाना गांव, एक सरप्राइज। हाँ, वो सरप्राइज था।
और ये सरप्राइज कहानी का तीसरा भावनात्मक चरण है, प्रामाणिकता और मानवीय जुड़ाव। भीड़भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट से दूर एक शांत गांव। हाँ, लेखक यहाँ ऑफ बीट ट्रैवल के विचार को छू रहा है जिसकी आज बहुत मांग है, पर उससे भी ज्यादा वो लोगों की बात करता है। लोकल लोगों की सादगी और गर्मजोशी ने उन्हें महसूस कराया कि दुनिया अभी भी खूबसूरत है। ये यात्रा को सिर्फ प्रकृति से नहीं, इंसानियत से भी जोड़ देता है। बिल्कुल। तो अगर मैं इसे संक्षेप में देखूं, हाँ। शिमला में तनाव से मुक्ति, रोहतांग में आत्मचिंतन और कुल्लू में इंसानियत में विश्वास। हाँ। ये तो एक बहुत ही सुनियोजित भावनात्मक यात्रा है। बिल्कुल, ये कोई संयोग नहीं है। ये एक जानबूझकर बनाई गई कहानी है जो पाठक को एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर ले जाती है और हर पड़ाव पर उसे एक नई और गहरी अनुभूति देती है। जब हम ये सब विश्लेषण कर रहे हैं तो एक बात नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस कहानी में बार बार ट्रैवल कंपनी इन्फोलाइफ ट्रैवल्स का जिक्र आता है। हाँ। आरव अंत में उन्हें धन्यवाद भी देता है। हाँ। तो क्या ये सब एक बहुत ही चतुराई से लिखा गया विज्ञापन है? इसे विज्ञापन कहना शायद इसकी कला को कम आंकना होगा, लेकिन हाँ, ये कंटेंट मार्केटिंग का एक क्लासिक और बेहद प्रभावी उदाहरण है। अच्छा। और यहीं पर इस लेख की असली प्रतिभा छिपी है। वो कैसे? देखिए, कंपनी सीधे सीधे ये नहीं कह रही कि हमारे टूर पैकेज खरीदिए, हम आपको शिमला मनाली घुमाएंगे। नहीं, वो तो नहीं कह रही। अगर वे ऐसा करते तो ये एक साधारण ब्रोशर होता जिसे लोग शायद फेंक देते। इसके बजाय वे एक कहानी बेच रहे हैं। वे एक अनुभव बेच रहे हैं। बिल्कुल। मैंने पहले इस पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब आरव अंत में धन्यवाद कहता है तो वो ये नहीं कहता धन्यवाद इन्फोलाइफ ट्रैवल्स, ये ट्रिप बहुत अच्छी थी। नहीं, वो कहता धन्यवाद इन्फोलाइफ ट्रैवल्स, हमें ये कहानी देने के लिए। हाँ। कहानी शब्द का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। ये कंपनी की भूमिका को एक टूर ऑपरेटर से बदलकर एक अनुभव निर्माता या कहानीकार के रूप में स्थापित करता है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली ब्रांडिंग है। ये मार्केटिंग का वो स्तर है, या यूं कहें कि इसे ट्रांसफॉर्मेशनल सेलिंग कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल सेलिंग। हाँ, कंपनी ये नहीं कह रही कि हमारी ट्रिप से आपको सुंदर नज़ारे दिखेंगे, बल्कि ये कह रही है कि हमारी ट्रिप आपको एक बेहतर, शांत और खुश इंसान बनाएगी। वे मंजिल नहीं, बल्कि एक पहचान, एक परिवर्तन बेच रहे हैं। वाह, मैंने इस तरह से नहीं सोचा था। तो जब पाठक इस लेख को पढ़ता है तो वो सिर्फ जगहों के बारे में नहीं सोचता। नहीं, वो उस भावनात्मक परिवर्तन के बारे में सोचता है और अवचेतन रूप से उस परिवर्तन का जरिया इन्फोलाइफ ट्रैवल्स बन जाता है। ठीक यही होता है। कुल्लू के गांव वाला सरप्राइज इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये दिखाता है कि ये कंपनी सिर्फ एक तय कार्यक्रम पर नहीं चलती, बल्कि वे ऐसे पल बनाते हैं जो जिंदगी भर याद रहें। बिल्कुल। ये उन्हें सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर से ज्यादा एक भरोसेमंद साथी के रूप में प्रस्तुत करता है। तो ये लेख एक साथ कई काम कर रहा है। ये पाठक का मनोरंजन कर रहा है, उसे भावनात्मक रूप से जोड़ रहा है और बहुत ही असरदार तरीके से एक ब्रांड की छवि बना रहा है। हाँ, और ये सब इतनी सहजता से किया गया है कि ये मार्केटिंग जैसा लगता ही नहीं। ये सिर्फ एक खूबसूरत कहानी लगती है। और यही अच्छे कंटेंट मार्केटिंग की पहचान है। अब बात करते हैं लेख के अंत की। ये मुझे सबसे दिलचस्प हिस्सों में से एक लगा। यात्रा का भावनात्मक चरम आता है उस लकड़ी के कुटीर में, जहां अनया कहती है, अगर स्वर्ग कहीं है तो शायद ऐसा ही होगा। हाँ। ये एक परफेक्ट अंत हो सकता था। कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, लेकिन लेखक यहाँ नहीं रुकता। और यहीं एक और साहित्यिक तकनीक का इस्तेमाल होता है जो इसे यादगार बना देता है। आप उस आखिरी अधूरी पंक्ति की बात कर रही हैं, और दोनों ने तय किया, और बस लेख खत्म हो जाता है। हाँ, ये तो पाठक को लटका देता है। उन्होंने क्या तय किया? ये थोड़ा अजीब नहीं है? पहली नजर में अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही सोचा समझा कदम है। इसे कहते हैं ओपन एंडिंग। हाँ, ये जानबूझकर एक खाली जगह छोड़ता है ताकि पाठक उसे अपनी कल्पना से भर सके। क्या उन्होंने तय किया कि वे हर साल ऐसी यात्रा पर जाएंगे, या शहर की जिंदगी छोड़कर पहाड़ों में बसने का फैसला किया, या शायद अपनी जिंदगी को किसी नए, ज्यादा सार्थक तरीके से जीने का? कुछ भी हो सकता है। तो ये अधूरापन पाठक को कहानी का हिस्सा बना देता है। बिल्कुल। वो सिर्फ एक दर्शक नहीं रहता, बल्कि एक सहभागी बन जाता है जो कहानी के अंत के बारे में सोचता है। हाँ, और एक ब्रांड के नजरिए से देखें तो ये अधूरा वाक्य एक कॉल टू एक्शन की तरह भी काम करता है, लेकिन बिना कुछ कहे या बेचे। अच्छा। ये पाठक को अपनी कहानी लिखने के लिए उकसाता है। ये सवाल पूछता है, आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव कब आएगा? आपकी कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? और अवचेतन रूप से
ये उस कहानी को इन्फोलाइफ ट्रेवल्स के साथ जोड़ देता है। अपने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये तो सच में बहुत गहरा है। तो ये अधूरापन इस विचार को हवा देता है कि एक अच्छी यात्रा का असली असर सफर खत्म होने के बाद शुरू होता है। हाँ भैया, आपके अंदर कुछ बदल देता है, आपको कुछ नए फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का अंतिम टेकअवे है। यात्रा मंजिल पर पहुंचकर खत्म नहीं हो जाती। उसका प्रभाव आपके जीवन के निर्णयों, आपके दृष्टिकोण और आपकी आने वाली कहानी में झलकता है। वो अधूरा वाक्य पाठक के लिए एक निमंत्रण है कि वे सोचें कि एक यात्रा उनके जीवन में क्या बदल सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये ब्लॉग पोस्ट सिर्फ हिमाचल की यात्रा के बारे में नहीं है। नहीं, ये कहानी कहने की शक्ति, भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कला और ब्रांडिंग को कहानी में बुनने की चतुराई का एक मास्टर क्लास है। सही कहा। ये दिखाता है कि आज के दौर में जब लोगों के पास अनगिनत विकल्प हैं, तब आप सिर्फ उत्पाद या सेवा बेचकर नहीं जीत सकते। आपको एक कहानी बेचनी होगी, एक भावना बेचनी होगी, एक परिवर्तन का वादा करना होगा। और ये लेख ये काम बहुत ही खूबसूरती से करता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। ये स्रोत आरव और अनाया की कहानी के बारे में था, जिसे एक कंपनी ने सुनाया।